जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट की एक और लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग 300 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड कर चुके हैं, तो आज का अपना लेक्चर 301 क्वेश्चन से शुरू होगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी, अच्छे से इसको फॉलो करिए। ज्योग्राफी के भी चल रहे हैं, अच्छे से अपना 10-15 मिनट टाइम निकाल के इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के रिवीजन जरूर डेली करते रहिए। पेपर में आर ओ के आपके काफ़ी समय, PCS का पर आ गया है, तो अपनी PCS की प्रीलिम्स की स्टेज पे अब लग जाइए। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट जितनी ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करिए, क्विज लगाइए, है ना। तो ये सब आपको हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप्स में मिल जाएगा। इन नंबरों पे जानकारी करके आप अपनी अच्छी टेस्ट सीरीज़ और पेड क्विज ये सब ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एक्ट? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? कौन सा अधिनियम सबसे पुराना है ये बताना है आपको। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में आया था, ठीक है। और वहीं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट की बात करें, अगर एयर प्रिवेंशन वाला कब आएगा, तो ये आया था आपका 1981 में, ठीक है। और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये आया था 1974 में। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया भैया? तो वो पहला वाला हो गया कि नहीं हो गया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, यदि कोई प्रदूषण करता है व्यक्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है दोस्तों? इफ़ अ पर्सन कॉजेज पॉल्यूशन और डैमेज टू द एनवायरमेंट, देन सच पर्सन इज लाइबल टू क्लीन इट अप एंड पे फॉर इट। दिस अप्रोच इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल, प्रिक्यूशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ एंटी जनरल इक्विटी। हिंदी में कहे तो संपोषणीय विकास सिद्धांत, पूर्वोपाय सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान करता है या इंटर जनरल इक्विटी का सिद्धांत। तो बहुत सिंपल है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, नाम से ही पता चल रहा है प्रदूषक भुगतान करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? रेड, ब्लू, ग्रीन या पर्पल, ठीक है। कौन सा सबसे अधिक प्रभावी होगा इसमें, ये आपको बताना है। तो देखिए, लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। आपने ये पढ़ा होगा, जो प्रिज्म होता है, एक सेकेंड उल्टा बन गया है, आपने प्रिज्म पढ़ा होगा, ऐसे जो जाता है, ऐसे कलर के 7 कलर जाते हैं ना, विब्योर, आर सबसे ऊपर होता है ना, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है रेड कलर, और सबसे कम होगा वॉयलेट कलर, ठीक है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइन एज किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, और भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इंग्लिश में कहे तो रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एनी इन्वायरमेंट, डेली एंड सीजनल चेंजेस इन एन इन्वायरमेंट, डिफरेंस ऑफ वन स्पीशीज फ्रॉम अनदर स्पीशीज, इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑन एन इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? थोड़ा सा भी सोचोगे तो आराम से बता ले जाओगे। क्या होगा, तुक्का ही लगा लो, सोच लो। बिल्कुल, रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन इन्वायरमेंट, मतलब किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की कितनी श्रेणियां हैं, उसी को जैव विविधता बोलते हैं। 305 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय सुनामी ऑफ 2004? वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत में निम्न तटों में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या नदन सिरकट तट? तो मालाबार कोस्ट अगर आपको पता हो क्या होती है मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, तो आप आराम से बता लोगे। सुनामी 2004 में सबसे ज़्यादा इफेक्ट इधर ही करी थी, तो ये जो है मतलब ये तमिलनाडु का जो एरिया था। कोरोमंडल कोस्ट कौन सी भाई? तमिलनाडु का जो एरिया है ये कोरोमंडल कोस्ट है, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा सुनामी आई थी। मालाबार कोस्ट की बात करेगा अगर, तो ये जो केरल है ना, केरल, ये मालाबार कोस्ट है। महाराष्ट्र की बात करेगा पूरा, तो वो कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट।
ठीक है। और नदन सर्कस की बात करेगा तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आ जाते हैं इसमें नदन सर्कस में, ठीक है। तो नदन सर्कस में उड़ीसा आंध्र प्रदेश, कोरमंडल में तमिलनाडु, थोड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सही कथन चुनना है, कौन सा कथन सही है 306 में। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। दूसरा क्या, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर इज रिड्यूस टू फॉर्म ऑक्सीजन। हिंदी में कहते तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है एक उपचयन और अपचयन क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में होता है। कौन सा सही है इसमें, ये बताना है। तो बहुत सिंपल है, फोटोसिंथेसिस जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं आपको पता होगा ऑक्सीजन क्या करते हैं और CO2 क्या करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वाटर इज रिड्यूस फ्रॉम ऑक्सीजन, ये गलत हो जाएगा। जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में होता है, ये गलत है, सिर्फ पहला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया डज नॉट फॉल इन द हाई इंटेंसिटी ऑफ सीस्मिक बेल्ट। उत्तराखंड, कर्नाटक, कच्छ या हिमाचल प्रदेश। तो बेहद आसान है दोस्तों, देखो उत्तराखंड भाई कितना ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है ना, क्योंकि पूरी वहाँ पे हिमालयन बेल्ट है। कर्नाटक प्लेट्यू ये सीस्मिक एक्टिविटी के लिए नहीं है, क्योंकि प्लेट्यूज जो है वो सब बीच में ब्लॉक्ड में आता है, तो इतना ज़्यादा ये सेंसिटिव नहीं होता है। तो ये तो हो गया आंसर अपना, क्योंकि कच्छ भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हमारा, गिर हिल्स है उधर, हिमाचल प्रदेश तो है ही है ना, तो कर्नाटक प्लेट्यू नहीं। काफ़ी आसान सवाल था ये, लॉजिकल बेस्ड था। धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क या माधव नेशनल पार्क। तो दोस्तों सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वहाँ पे धूपगढ़ पीक जो है सबसे मतलब सिचुएटेड जो है धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा नेशनल पार्क में, और ये मध्य प्रदेश में, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 309 पे आते हैं। कह रहे हैं किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगोन और समुद्री कछुए पाए जाते हैं। इन विच बायोस्फीयर रिजर्व द लार्जेस्ट इंडेंजर्ड मरीन मैमल डुगोंग एंड सी टर्टल आर ऑल्सो फाउंड। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, शेषचलिम बायोस्फीयर रिजर्व या गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ मिलते हैं डुगोंग। तो देखिए डुगोंग तो मिलेगा आपको गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में। कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये है कहाँ, तमिलनाडु में है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में अगर पूछ ले। पंचमढ़ी पूछ ले कहाँ पे है दोस्तों, तो काफ़ी आसान है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में सुना होगा आपने, और कंचनजंगा सिक्किम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 310 क्या कह रहे हैं। आर्थिक पर्यावरण लेखांकन प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का विश्लेषण डैश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। द एनालिसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट इन द इकोनॉमिक एनवायरमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा या संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। किसने करा था दोस्तों, इंग्लिश में कहें तो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इसका बेहद आसान आंसर था यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। अगला प्रश्न 311, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पेयर्स इज द कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, मेथेन और वायु कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो माइंस में एक्सप्लोजन का कारण होता है जब मेथेन एयर से रिएक्ट करती है, ठीक है। दो गैसों का आपस में मिश्रण होता है मेथेन और एयर का, ठीक है। चलिए 312 देखते हैं। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का मेन कॉम्पोनेंट क्या है। मेथेन, एथेन, हेक्सेन, मेथेन, पेंटेन, हेक्सेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है मेन कॉम्पोनेंट्स हैं LPG के, ठीक है। कौन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। चलिए 313 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स emit sulfur dioxide, oxides of nitrogen into the environment.
हाई अमाउंट ऑफ ऐश इज फाउंड इन इंडियन कोल और ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, कौन सा सही है? कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं, और पारा होना चाहिए, पारा। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, और भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसके देखिए सारे स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, है ना, सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला कह रहा है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, ये कथन है। कारण क्या है? अब देखो इसको सॉल्व करने का यही है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल हुई है। क्यों हुई है, यहाँ के आगे क्यों लगा दो, अगर ये क्यों इसको सेटिस्फाई करे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड हैज़ इंक्रीज इन हिमालयाज कॉज लार्ज स्केल माइनिंग वर्क हैज़ टेकन प्लेस इन हिमालय इन रिसेंट ईयर। तो कौन सा सही होगा इसमें स्टेटमेंट, ए बी सी डी में? तो देखिए दोनों ही सही हैं, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो यानी ए हो जाएगा, ठीक है। 315 देखते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान की क्या कहलाती है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। मौसम यानी वेदर, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, जलवायु यानी क्लाइमेट। तो अब इससे आसान सवाल तो इन्वायरमेंट में कोई नहीं हो सकता। तो भाई जो डे टू डे कंडीशन बताता है ना, डे टू डे कंडीशन, वो वेदर होता है। क्या होता है? मौसम। अभी क्या है, बाद में क्या है, ये डे टू डे है वेदर। और जो क्लाइमेट होता है ना, वो सालों में चेंज होता है, डेली चेंज नहीं होता, ठीक है। पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो डैश शब्द इन्विरॉन से हुई है। द वर्ड इन्वायरमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम डैश वर्ड एनविरॉन। तो भैया एनविरॉन कौन सा शब्द है? फ्रेंच है, लैटिन है, ग्रीक है, या अरबिक है आपका? तो जो देखिए इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति इन्विरॉन से हुई है, ये एक फ्रेंच शब्द होता है। ये कौन सा शब्द होता है? फ्रेंच शब्द होता है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज यूपी इन्वायरमेंट डायरेक्टोरेट फॉर्म? 1974, 75, 76 या 1977? तो कब बना था ये? बहुत ही डायरेक्ट वन लाइनर सिंपल फैक्चुअल सवाल, 1976 में। उत्तर प्रदेश इन्वायरमेंट डायरेक्टोरेट कब बना? 1976। अगला सवाल है, फेरोमोन रासायनिक संकेत है जो पर्यावरण में एक जीव द्वारा श्रावित होते हैं और उसी प्रजाति के दूसरे जीव द्वारा पता लगाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है हार्मोन गैर पोषक रसायन है, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखें अगर, तो कह रहा है फेरोमोन्स आर द केमिकल सिग्नल्स secreted by one organism into the environment and detected by another organism of same species. Hormones are non-nutrient chemicals. कौन सा सही है इसमें, ये बताना है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो हार्मोन्स होते हैं, फेरोमोन रासायनिक संकेत है, ये ठीक है, और हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, ये भी सही है, ठीक है। 319 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन इज करेक्ट? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में कौन सा कथन सही है? It originate and develop over warm ocean surface. Presence of Coriolis force is necessary for it. हिंदी में कहें तो ये गर्म समुद्री सतह पर उत्पन्न और विकसित होता है और इसके लिए कोरियोलिस बल की उपस्थिति आवश्यक होती है, ठीक है। कौन सा सही है? देखिए जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, ये कहाँ पे जनरेट होते हैं? वार्म ओशियन में। इसीलिए आपने देखा होगा जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। तो ये सही है। और कोरियोलिस फोर्स होगा तभी तो वो जो होता है, वो जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करता है उसको, यानी दोनों सही हो जाएगा। 320 कह रहा है चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का वायुदाब पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ एयर प्रेशर इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन? मीडियम, हाई, इरेगुलर या लो? देखो एक चीज़ समझ लो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया साइक्लोन, तो साइक्लोन में जो केंद्र में प्रेशर होता है वो लो होता है और बाहर हाई होता है। और कोई भी चीज़ हाई टू लो घूमती है, कैसे घूमती है? हाई टू लो घूमती है, इसीलिए ये ऐसे चलता है। कैसे चलता है? मतलब इस तरफ से चलेगा, ठीक है, ये दिशा रहेगी इसकी। और वहीं एंटी साइक्लोन की बात करेंगे तो केंद्र में हाई प्रेशर रहता है। कहाँ रहता है? केंद्र में हाई प्रेशर रहता है, तो वो ऐसे चलता है इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोन की बात कर रहा है, साइक्लोन में सेंटर पे क्या रहता है? लो प्रेशर रहता है। एंटी साइक्लोन पूछ लेगा तो एंटी साइक्लोन में सेंटर पे हाई प्रेशर रहता है। और एक शॉर्ट में और चीज़ याद रख लो, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का जो नदर्न हेमिस्फीयर है मतलब इक्वेटर के ऊपर और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कैसा चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। देखो ऐसे चल रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में।
और सदर्न हेमिस्फेयर में जो एंटी साइक्लोन चलता है एंटी साइक्लोन, पर वो क्लॉकवाइज चलता है। वो कैसा चलता है? क्लॉकवाइज चलता है। आपको ये भी याद रखना, पूछ सकता है। तो एक बार फिर से ब्रीफिंग दे देता हूँ, चलो 4 पॉइंट ऐसे नोट कर लो कि साइक्लोन जो होता है उसमें सेंटर में लो प्रेशर होता है साइक्लोन में, और वो कैसा चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है, उल्टा चलता है। और एंटी साइक्लोन में सेंटर में हाई प्रेशर होता है और वो कैसा चलता है? क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, चलिए 321 देखते हैं। प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन के बारे में सही कथन चुनना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटी साइक्लोन। इनका आकार आमतौर पर गोलाकार होता है, लेकिन कई बार वी आकार का भी होता है। दे हैव सर्कुलर शेप यूजुअली बट एट टाइम अज्यूम वी शेप। ये समशीतोष्ण चक्रवातों से बड़े होते हैं। दे आर लार्जर देन टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, कौन सा सही है इसमें? 1, 2, बोथ या नन। तो देखो, एंटी साइक्लोन की अगर बात करें तो सर्कुलर होते हैं, पर कभी कभी वी शेप भी ले लेते हैं। बिल्कुल सही है। और दे आर लार्जर देन टेम्परेट साइक्लोन, मतलब ये समशीतोष्ण चक्रवातों से बड़े होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन से बड़े होते हैं एंटी साइक्लोन। ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन की जो वास्टनेस होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो कम होती है, क्योंकि ट्रॉपिकल जो होते हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब ज़्यादा वास्ट होते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिबल होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है इसके। 322 देख लेते हैं। हवा में नमी, ह्यूमिडिटी इन द एयर क्या होती है? इंक्रीज एयर टेम्परेचर, मतलब हवा के तापमान को क्या बढ़ा देगी? हवा के तापमान पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। हैज़ नो इफेक्ट ऑन एयर टेम्परेचर। हवा का तापमान बनाए रखती है, मेंटेन एयर टेम्परेचर। हवा का तापमान घटाती है, डिक्रीज एयर टेम्परेचर। कौन सा इसमें उचित आंसर आपको लग रहा है, ये आप सोचिए। तो देखो, ह्यूमिडिटी है अगर एयर में, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जैसे ही एयर में अगर होगी तो जो रेट ऑफ ऑपरेशन है वो क्या होगा? बढ़ने लगेगा। इसलिए टेम्परेचर जो होगा वो कम होने लगता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? गिरता है। तो जब भी हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ ऑपरेशन मतलब बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर जो होगा वो बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा। ठीक है, याद रखना इसको। 323 कह रहा है, जैसे ही कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विविधता में क्या असर पड़ता है? एज अ पर्सन मूव फ्रॉम द पोलर रीजन टुवर्ड्स द इक्वेटर, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, नो चेंजेस, बिकम ज़ीरो, इनक्रीजेज या डिक्रीजेस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखिए, जैसे भी कोई व्यक्ति जो है अगर पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ चढ़ रहा है, अब बताओ पोल पे ज़्यादा आपको एनिमल मिलेंगे, इक्वेटर में मिलेंगे? तो यहाँ ज़्यादा मिलेंगे इक्वेटर में, तो इंक्रीज होगा। भाई पोल में तो इतना ठंडा है, वहाँ पे इतनी जानवरों की स्पीशीज़ मिलेगी ही नहीं आपको। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए 324 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? ऊंचे बादल निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर होते हैं? एट वॉट हाइट हाई क्लाउड्स आर प्रेजेंट? बिलो 7000 फीट, 7000 to 20,000, 20 to 40 या 2000 to 30,000। तो एक टर्म जरूर याद रखो, जितने हाई क्लाउड्स होते हैं 20,000 जो फीट है, 20,000 फीट से अबव होते हैं। और यहाँ 20,000 फीट से अबव क्या दिख रहा है? ये है ना, आपको याद रखना, हाई क्लाउड 20,000 फीट से अबव होते हैं, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, इन सब में जो इनके पहले सीरो लगा होता है, सीरो, तो जहाँ भी सीरो लगा हो, जैसे सीरो स्ट्रैटस, हिंदी में भी यही बोलेंगे, सीरो स्ट्रैटस, सीरो क्यूमुलस, सीरस, है ना, तो ये सब जो जैसे लिख देता हूँ आपको, सीरस है, ठीक है, और सीरो क्यूमुलस है, सीरो क्यूम्यूलस, सीरो स्ट्रैटस, तो ये सब 20,000 फीट से ऊपर है, इसलिए हाई क्लाउड है। ठीक है, चलिए अंतिम देखते 325। निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवनों का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड? ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, मानसून या लैंड ब्रीज? व्यापारिक पवने, पश्चिमी हवा, मानसून या लैंड ब्रीज? तो नाम से ही पता चल रहा है भैया, सीजनल विंड, मानसूनी हवाएं आज चल रही हैं, कल बंद हो जाएंगी, है ना, मानसून पर डिपेंड करती है। अभी लू चलती थी मई जून में, बंद हो गई है, तो ये सब ठीक है। बाकी ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, लैंड ब्रीज ये परमानेंट विंड्स होती हैं। तो ये था दोस्तों इन्वायरमेंट का शानदार लेक्चर, मज़ा आ गई होगी आपको करके, तो प्लीज़ इसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए। बस ये खत्म होने वाला है, फिर हम लोग बहुत जल्द साइंस के MCQ देखेंगे ताबड़तोड़, क्योंकि साइंस से 20 से 25 सवाल, चाहे RO, ARO और UPP से बहुत आने लगे हैं, और लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के साथ वो मैं आपको कराऊंगा। बाकी हमारे पेड ग्रुप इनिशिएटिव में तो ये सब आपको दिए ही जा रहे हैं। कंप्लीट तैयारी आप हमसे जुड़ के कर सकते हैं दोस्तों।